शिव और अजय बातें करते हुए रति के करीब से निकल गए। तभी रति गौरी से बोली, गौरी अब मैं फोन रखती हूँ, थोड़ा काम है मुझे, मैं फिर तुझे फोन करूंगी। तू प्लीज मुझे वहाँ का हाल बताती रहना और प्लीज कभी कभी वक्त निकालकर मेरे घर भी जाती रहना। गौरी मुस्कुराते हुए बोली, तू यहाँ की फिक्र मत कर रति, मैं हूँ यहाँ। और रही बात तेरे परिवार की, तो मैं जाती हूँ उनसे मिलने, सब ठीक है वहाँ। तभी गौरी को अपने पापा की गाड़ी की आवाज सुनाई दी और वो तुरंत बोली, रति पापा आ गए, मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करूंगी तुझसे। इतना कहकर उसने रिसीवर नीचे रख दिया। रति ने भी रिसीवर नीचे रखा और शक्ति के बारे में सोचने लगी। वो मन ही मन बोली, समझ नहीं आता आखिर शक्ति चाहता क्या है। अब तो सब उसका है, तो अपनी ही चीज पर कब्जा करने का क्या मतलब हुआ। शायद हर चीज छीनने की आदत हो गई है उसकी। दूसरी ओर शिव और अजय के कैबिन में पहुंचे। शिव ने टेबल पर रखी फोन डायरेक्टरी उठाए और अरुण मित्तल के घर का फोन नंबर तलाशने लगा। तभी अजय ने पूछा, शिव साहब आप ठहरे कहाँ हैं? शिव ने नंबर ढूंढते हुए जवाब दिया, एक होटल में रुका हूँ अजय साहब, मैं आपको वहाँ का नंबर दे देता हूँ, आप वहाँ फोन करके मुझसे बात कर सकते हैं। अजय मुस्कुरा दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। शिव ने तुरंत नजरें उठाकर उसकी ओर देखा तो अजय फिर से बोला, प्लीज इनकार मत कीजिएगा शिव साहब, मैं दिल से चाहता हूँ कि आप मुझे अपनी मेहमान नवाजी का मौका दे और मेरे घर में रहे। मेरी माँ आपसे मिलकर बहुत खुश होगी, प्लीज। अजय साहब मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी को कोई भी तकलीफ पहुंचे, आपको और आपके परिवार को बेवजह परेशानी होगी। मैं होटल में ही ठीक हूँ और फिर सिर्फ 2-3 दिन की ही तो बात है। एक बार मेरे हाथ कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज के 51% शेयर लग जाए फिर तो मुझे अपने घर लौटना ही है। शिव की बातें सुनकर अजय फिर से मुस्कुरा दिया और बोला, जानता हूँ कि आप सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही इस शहर में हैं, इसलिए तो चाहता हूँ कि आप मेरे साथ मेरे घर पर रहें। वहाँ रहना आपके लिए सेफ भी रहेगा शिव बाबू, और मैं आपकी पत्नी को तलाशने में आपकी मदद भी कर सकूंगा। ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो यही सही। आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो मैं आपकी खुशी के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। शिव के इतना कहते ही अजय के चेहरे की मुस्कुराहट और बढ़ गई। उसने तुरंत टेबल पर रखे फोन का रिसीवर उठाया और अपने घर फोन करने लगा। दूसरी ओर से उसकी बहन प्रिया रिसीवर उठाकर बोली, हेलो कौन? प्रियू मैं अजय बोल रहा हूँ, माँ से बात करवा मेरी। माँ भैया का फोन है, बात करिए, मैं ट्यूशन जा रही हूँ, प्रिया चीखी। उसकी आवाज सुनकर उसकी माँ तुरंत अपने कमरे से बाहर आई। प्रिया ने उन्हें रिसीवर पकड़ाया और वहां से चली गई। सुमित्रा रिसीवर कान से लगाकर बोली, अजय बेटा तेरा टिफिन बस थोड़ी देर में भिजवा रही हूँ। माँ नौकरों से मेहमानों वाला कमरा साफ करवा दीजिए, मुझे शाम तक वो रूम एकदम क्लीन चाहिए, अजय बोला। सुमित्रा ने तुरंत पूछा, कोई मेहमान आ रहा है क्या बेटा? हाँ माँ, मेरे एक खास मेहमान आ रहे हैं और वो कुछ दिनों के लिए हमारे साथ ही रहेंगे और आप उनसे मिलकर बहुत खुश भी होगी। ठीक है, मैं अभी कमरा साफ करवाती हूँ और डिनर की तैयारी भी करती हूँ। तभी शिव ने उसे इशारा किया कि नंबर मिल गया। अजय तुरंत अपनी माँ से बोला, माँ मैं फोन रखता हूँ, कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ, आप प्लीज कमरा अपनी निगरानी में क्लीन करवाएगा। इतना कहकर उसने रिसीवर नीचे रख दिया। शिव उसे नंबर दिखाकर बोला, इस नंबर पर कॉल करिए अजय साहब और वही कहिएगा जो मैंने आपको समझाया है। अजय ने सिर हिलाया और फोन करने लगा। दूसरी ओर रिंग जा रही थी पर कोई फोन नहीं उठा रहा था। शिव के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वो मन ही मन बोला, प्लीज अंकल फोन उठाइए, मुझे पता है इस वक्त आप घर पर ही होंगे, प्लीज फोन उठाइए। तभी दूसरी ओर से अरुण रिसीवर उठाकर बोले, हेलो। अजय ने तुरंत पूछा, आप अरुण मित्तल साहब बात कर रहे हैं? जी हाँ कहिए, आप कौन? मित्तल साहब मैं अजय माथुर बोल रहा हूँ। आपको याद होगा कि कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी जो डैम ओंकारेश्वर में बनाने जा रही थी, उसका कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों ने मुझे ही दिया था। आई एम सॉरी अजय साहब, पर अब शायद वो डैम हमारी कंपनी नहीं बना पाएगी क्योंकि सरकार हमसे वो कॉन्ट्रैक्ट वापस ले रही है। आई नो मित्तल साहब, इसलिए तो मैंने आपको फोन किया है। वो कॉन्ट्रैक्ट फिर से कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी को मिल सकता है, बस उसके लिए आपको एक बार आकर मुझसे मिलना होगा। आप हमारी कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएंगे, पर जहां तक मैं आपके बारे में जानता हूं अजय साहब, आप सिर्फ एक इंजीनियर हैं। इंजीनियर बनना तो मेरा शौक था मिस्टर मित्तल, इसलिए मैं इंजीनियर बन गया, पर असल में मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरी फैक्ट्री से निकला कुमकुम पूरे देश में इंपोर्ट होता है, इसलिए मुझे हल्के में मत लीजिएगा।
इस वक्त सिर्फ मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। पर आप मेरी मदद क्यों करेंगे मिस्टर अजय? आपकी और हमारी तो कोई खास दोस्ती भी नहीं है। सही कहा आपने, मेरी और आपकी कोई खास दोस्ती नहीं है, पर शिव साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। कल जब अखबार में उनकी डूबती हुई कंपनी की खबर पड़ी तो मुझे बहुत दुख हुआ। बस इसलिए मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं शक्ति से कहता हूँ आपसे मिलने के लिए। जी नहीं मित्तल साहब, मैं अपने दोस्त के दुश्मन से कोई बात नहीं करूँगा। अगर आप कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी को डूबने से बचाना चाहते हैं तो आज ही आकर मुझसे मिले, वो भी अकेले और बिना किसी को कुछ बताए, खास तौर से शक्ति साहब को। अरुण सोच में पड़ गए और कुछ बोल नहीं सके। अजय बड़ी ही बेकरारी से उनके कुछ कहने का इंतजार कर रहा था और शिव भी। उसने अजय को इशारा किया तो अजय फिर से बोला, आप आ रहे हैं ना मित्तल साहब, या फिर अपने दोस्त की कंपनी को डूबते देखना चाहते हैं? आ रहा हूँ अजय साहब, अपने ऑफिस का एड्रेस नोट करवाइए मुझे, मैं आपसे आकर मिलता हूँ। अरुण के इतना कहते ही अजय के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई और उसने शिव को इशारा किया। शिव ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली और फिर मुस्कुरा दिया। अजय ने अरुण को एड्रेस और फोन नंबर नोट करवाकर रिसीवर नीचे रख दिया। उसने शिव से पूछा, शिव साहब आपके अंकल तो आपको अपने शेयर्स दे देंगे और आपके शेयर्स मिलाकर आपके 50% शेयर्स भी हो जाएंगे, पर कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी का एमडी बनने के लिए आपको 1% शेयर की और जरूरत पड़ेगी। उसका क्या करेंगे आप? वो 1% शेयर ऑलरेडी मेरे पास है अजय साहब, शिव बोला। अजय उसे एकटक देखने लगा तो शिव ने टेबल पर रखा पेपर वेट उठाया और उसे देखते हुए बोला, मेरे पापा ने मेरी दादी के नाम पर जो शेयर्स किए हुए थे वो मेरी दादी ने हम तीनों भाइयों के नाम बराबर बांट दिए थे और शक्ति ये बात नहीं जानता है। अजय के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दूसरी ओर अरुण ओंकारेश्वर के लिए निकल ही रहे थे कि तभी शक्ति वहां आ गया। उसे देखकर अरुण सोच में पड़ गए। तभी शक्ति ने पूछा, क्या हुआ अंकल, मेरा आना आपको अच्छा नहीं लगा? ऐसी बात नहीं है शक्ति, ये घर तुम्हारा उतना ही अपना है जितना कपूर हाउस, पर पिछले कुछ महीनों में तुमने खुद इस घर से दूरियां बना ली थी। बस इसलिए आज अचानक तुम्हें यहाँ देखकर मैं थोड़ा हैरान हूँ। आओ बैठो। शक्ति के बैठते ही अरुण ने नौकर को आवाज लगाई, मनीष शक्ति साहब आए हैं, उनके लिए चाय लाओ। मनीष तुरंत चाय बनाने चला गया। अपने पापा के मुंह से शक्ति का नाम सुनकर गौरी तुरंत अपने कमरे से बाहर आई। शक्ति को अपने घर में देखकर उसे गुस्सा तो बहुत आया, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं बोल सकी। तभी शक्ति की नजर उस पर पड़ी। हाय गौरी, वो मुस्कुराते हुए बोला। गौरी मुस्कुराने की कोशिश करते हुए सीढ़ियों से नीचे आकर बोली, आज शक्ति साहब के कदम हमारे घर में कैसे पड़ गए? आई एम श्योर कि कोई बहुत जरूरी काम होगा, क्योंकि बिना मतलब के तो तुम अधिराज अंकल से भी ना मिलो, है ना? गौरी, ये क्या बदतमीजी है? अरुण ने गुस्से में पूछा। तो गौरी मुस्कुराते हुए शक्ति के पास आकर बैठी और बोली, बदतमीजी नहीं थी पापा, बस मजाक था। अब क्या मैं अपने बचपन के दोस्त से मजाक भी नहीं कर सकती? ऑफ कोर्स कर सकती हो गौरी, हक बनता है तुम्हारा, हम बचपन के दोस्त जो है, शक्ति बोला। गौरी के चेहरे पर तीखी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी अरुण ने शक्ति से पूछा, तुमने बताया नहीं बेटा, कैसे आना हुआ तुम्हारा? मजाक में ही सही, पर गौरी ने सही कहा अंकल, आज मैं आपके पास अपने मतलब के लिए ही आया हूँ, शक्ति ने जवाब दिया। अरुण फिर से सोच में पड़ गए, पर गौरी मन ही मन बोली, मुझे अच्छे से पता है शक्ति कि तुम यहाँ क्यों आए हो। मेरे पापा के 25% शेयर्स तुम्हें यहाँ खींच लाए हैं। शक्ति अपनी जगह से उठकर अरुण के पास बैठा और बोला, हमारी कंपनी की हालत आपसे छिपी नहीं है अंकल, बर्बादी की कगार पर खड़ी है हमारी कंपनी। अगर अगले 2 दिनों में हमने कोई सही फैसला नहीं लिया तो कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकेगा। पर अधिराज कपूर का बेटा होने के नाते मैं अपने डैड और आपकी बरसों की मेहनत को बचाने की एक आखिरी कोशिश करना चाहता हूँ। तभी गौरी उसे टोकते हुए बोली, अगर तुम भूल गए हो शक्ति तो मैं तुम्हें याद दिला दूं कि कपूर ग्रुप ऑफ कंपनी आज जहां भी खड़ी है उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। आज तुम्हारी वजह से शिव की कंपनी बर्बादी के मुकाम पर पहुंच गई है। गौरी, अरुण गुस्से में चीखे। गौरी ने नजरें झुका ली तो अरुण उससे बोले, जाओ जाकर देखो चाय बनी या नहीं, जाओ। गौरी भनभनाती हुई वहां से चली गई। उसके जाते ही अरुण ने शक्ति के कंधे पर हाथ रखा और बोले, गौरी की बदतमीजी के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ बेटा, बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? अंकल, मुझे घुमा फिराकर बातें करना नहीं आता, इसलिए साफ साफ आपसे बात करूंगा। हमारी कंपनी को बचाने के लिए
शिव की जगह उसकी कुर्सी पर किसी का बैठना बहुत जरूरी है। एमडी की खाली कुर्सी हमारी कंपनी की बर्बादी की सबसे बड़ी वजह बन गई है। अरुण उठकर खड़े हुए और बोले, अगर तुम अभी भी उस कुर्सी पर बैठना चाहते हो शक्ति, तो मैं अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारे उस कुर्सी पर बैठने की खबर की वजह से ही हमारे शेयर्स मार्केट में गिरे हैं। ऐसा नहीं है अंकल, कोई है जो नहीं चाहता कि मैं उस कुर्सी पर बैठूं, इसलिए किसी ने जानबूझकर मेरी इमेज खराब करके वो खबर अखबार में छपवाई है, ताकि मैं उस कुर्सी पर ना बैठ सकूं, क्योंकि हमारे राइवल्स ये अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया तो हमारी कंपनी फिर से टॉप पर आ जाएंगी। वरना आप खुद सोचिए अंकल, ये खबर कल ही क्यों छपवाई गई, क्योंकि खबर छपवाने वाला ये जानता था कि मैं उस कुर्सी का सबसे बड़ा दावेदार हूँ। मुझे उस कुर्सी पर बैठने से रोकने के लिए ही वो खबर छपवाई गई है। शक्ति की बातों ने अरुण को सोचने पर मजबूर कर दिया। छिपकर ये सब सुन रही गौरी को उस पर बहुत गुस्सा आया। तभी शक्ति उठकर अरुण के पास आया और बोला, अंकल अगर एक बार मैं उस कुर्सी पर बैठ गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और यही हमारे दुश्मन नहीं चाहते। अरुण उसकी ओर देखकर बोले, मैं कभी तुम्हारे एमडी बनने के खिलाफ नहीं था शक्ति, इनफैक्ट मैंने तो खुद तुम्हारा साथ दिया था। ये सुनकर शक्ति तुरंत बोला, आई नो अंकल, इसलिए तो आपके पास आया हूँ। मुझसे क्या चाहते हो? अरुण ने पूछा। शक्ति उदास होने का नाटक करते हुए बोला, अंकल आप ये बात अच्छे से जानते हैं कि मेरा परिवार मेरे ही खिलाफ खड़ा है। उन्हें मुझसे ज्यादा भरोसा हमेशा से शिव पर रहा है, और शिव की मौत के पहले जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से वो सब आज भी मुझसे नाराज है, और अखबार में छपी खबर के बाद वो कभी मुझे उस कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे। पर अगर आप मेरी मदद करें तो मैं उस कुर्सी पर बैठकर आखिरी सांसें ले रही अपनी कंपनी को बचा सकता हूँ। अरुण बिना कुछ कहे उसे एकटक देखने लगे। गौरी की नजरें भी सिर्फ उस पर थी। शक्ति हिम्मत करके बोला, मुझे आपके 25% शेयर्स चाहिए अंकल। अरुण की आंखें खुली की खुली रह गई और गौरी ने गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बांध ली। शक्ति अरुण का चेहरा देखकर उनके पास आया और बोला, अंकल प्लीज इनकार मत कीजिएगा, आप और मैं, सिर्फ हम दोनों इस वक्त हमारी कंपनी को बचा सकते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि एमडी बनने के बाद मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, और एक बार सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाए फिर आपके शेयर्स फिर से आपके होंगे, प्रॉमिस। आप चाहे तो मुझसे कोई भी पेपर साइन करवा सकते हैं। मेरा इरादा गलत नहीं है अंकल, और न ही मैं इंसान बुरा हूँ। बस रति के लिए मेरी दीवानगी ने मुझे लोगों की नजरों में बुरा बना दिया। उस लड़की ने 2 भाइयों के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर दी थी, जो उसकी मौत के बाद टूट गई है। आज मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, अपनी गलतियों का पश्चाताप करना और शिव के सपने को साकार करना। मैं हमारी कंपनी को फिर से उसी मुकाम पर लाना चाहता हूँ जहाँ शिव ने उसे लाकर खड़ा किया था। इसलिए प्लीज मेरी मदद करिए, प्लीज। आई एम सॉरी शक्ति, पर मैं तुम्हें अपने शेयर्स नहीं दे सकता, अरुण बोले। शक्ति उन्हें एकटक देखने लगा। गौरी ने ऊपर सीलिंग की ओर देखकर अपने हाथ जोड़े और भगवान का शुक्र अदा किया। शक्ति फिर से कुछ कहने जा ही रहा था कि तभी अरुण बोले, ये शेयर्स मेरी एकलौती बेटी की अमानत है शक्ति, और मैं ये शेयर्स सिर्फ उसे दूंगा जिससे मेरी बेटी की शादी होगी। और जहां तक मुझे पता है मेरी बेटी शिव को चाहती थी, पर शिव ने उसे नहीं गौरी को चुना। पर तुम उसकी चाहत कभी नहीं थे और शायद आज भी नहीं हो। शक्ति के चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ नजर आने लगी। लेखिका कविता वर्मा। अगर आपको मेरी लिखी कहानियां पसंद आ रही है और आप इस कहानी को आगे भी पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और आज ही सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।